लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है एसी थ्रू अ इंडक्टर। फर्स्ट करने हमारे पास एक एसी सोर्स है, उसके साथ एक इंडक्टर कनेक्टेड है। और इससे रिलेटेड आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि बच्चों हमारे पास जो इंडक्टर होता है ये डीसी को अलाउ करता है जबकि एसी को अपोज करता है। एसी को हमारे पास क्या करता है, अपोज करता है। अब एसी को अपोज करता क्यों है, इसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास एसी को अपोज करता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स की वजह से। आप लोगों को मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है, तो उससे एसोसिएट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंटिन्यूसली वेरी करती है, जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स करता है। और चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। और आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास इक्वल होता है एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर एल सेल्फ इंडक्टेंस को शो कर रहा है और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को। और अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ इलेक्ट्रिक करंट, स्मूथ या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस अपोजिंग वोल्टेज यानी इंड्यूस वोल्टेज के इक्वल हो, ताकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो करता रहे। तो अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज। फर्दर हमारे पास अगर इसकी बात करें तो V इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे पास एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के इक्वल है। सो बच्चे आप लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और फर्दर हमारे पास वोल्टेज अभी मैंने बताया कि किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। मीन्स वोल्टेज जो सा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म में क्या होगा, जो करंट है इसकी वेव तो सिंपल हमारे पास साइनोसाइडल वेव होगी। तो फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। V इज इक्वल फर्स्ट कर लेके हमारे पास वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस हमारे पास जो सी है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास टाइम भी हो सकता है और एंगल भी हो सकता है। ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट हमें पता चल जाएगी कि भाई कितना फेज डिफरेंस है, और टाइम के रिस्पेक्ट हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई इन सम पर्टिकुलर या एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट आपके पास करंट या वोल्टेज की वैल्यू है। तो करंट तो मैं यहाँ पर पिंक वेव के साथ ड्रॉ करूँगा या ग्राफ इसका पिंक पॉइंटर से बनाऊंगा, और जबकि वोल्टेज को ऑरेंज से। अब करंट हमारे पास साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी कर्व जो सी होगी वो हमारे पास साइनोसाइडल होगी, और ये आपके पास करंट की कर्व आ गई। फर्दर वोल्टेज जो है हमारे पास वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर, इस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी ऊपर लिखा हुआ भी था, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ एज V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली एल, तो हमारे पास इंडक्टेंस है कांस्टेंट है आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो V हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी एक्चुअली हमारे पास स्लोप है आई टी ग्राफ की, मीन्स करंट टाइम ग्राफ की स्लोप। तो इनिशियली जैसे मैंने कैपेसिटर के केस में बताया था कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, तो लिहाजा आपके पास वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इनिशियली हमारे पास स्लोप क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पर आप टाइम के रिस्पेक्ट भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो इनिशियली हमारे पास स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, लिहाजा वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि वोल्टेज एक्चुअली हमारे पास स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ है। तो वोल्टेज हमारे पास इनिशियली मैक्सिमम होगा, स्टार्ट पीक वैल्यू से करेगा, और जैसे जैसे आप पीक वैल्यू को अप्रोच करते हैं करंट की तो स्लोप कम होती जाती है, फिर आपके पास स्लोप इंक्रीज करती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरह से वोल्टेज भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से आपके पास ये वोल्टेज कम आ जाएगी। अब इनिशियली करंट का फेज 0 था, फिर 90 हुआ, फिर 180, फिर 270 या 3/2 पाई, और फिर 360 या 2 पाई। और अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इनिशियली 90, 180 और देन फिर आपके पास 3/2 पाई,
और फिर हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। और स्टार्ट में इनिशियल फेज जो सा था करंट का 0 था, वोल्टेज का 90 हुआ, 90 है। जब करंट का 90 होता है तो वोल्टेज 180 हो जाता है। जब करंट जो सा आपके पास 180 होता है तो वोल्टेज हमारे पास 270 हो जाता है। और इस तरह जब करंट आपके पास 270 होता है तो वोल्टेज हमारे पास 360 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमेशा जो है इस केस के अंदर जो वोल्टेज है वो हमारे पास करंट को लीड कर रहा होता है बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। आप इसको कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि V लीड कर रहा है I को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि I लैग कर रहा है V बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वही 3 रूल। अगर फेज 0 है तो आप वेक्टर को ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ पर करंट का फेज जो सा था इनिशियली वो क्या था, 0 था, इसलिए मैंने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। और वोल्टेज जो सा वो लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसलिए मैंने उसको वर्टिकल एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया। दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस हमारे पास 90 डिग्री होता है, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास लीड जो कर रहा होता है वो है वोल्टेज और लैग जो कर रहा होता है वो है करंट। इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है हमारे पास? रिएक्टेंस एक्चुअली हमारे पास वो ओपोजिशन होती है जो इंडक्टर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑफर कर रहा होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर offered by the inductor to flow of alternating current। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा आपको पता है कि 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंस यानी ऑपोजिशन है इंडक्टर की उसका फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा अकर करेगा, इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा, ऑपोजिशन ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, उससे एसोसिएट जो फ्लक्स है वो उसका चेंज कम होगा, और इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, और इंड्यूस ईएमएफ से ऑपोजिशन कम होगी। क्योंकि यहाँ पर जो ऑपोजिशन हो रही है डेफिनेटली वो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हो रही है अकॉर्डिंग टू लेंसेज। पावर डिसिपेशन की बात करें तो इन इंडक्टर कैपेसिटर की तरह पावर डिसिपेशन हमारे पास 0 होता है। रीज़न क्या है वो आगे जाके हम पावर डिसिपेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर जाकर इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे कि वाई पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। अभी आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि पावर डिसिपेशन इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर आपके पास 0 होती है।